आज क्या पढ़ते हैं हम? एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो एल्जेब्रिक मेथड है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक मेथड के बारे में ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक जो मेथड है वो सेकंड मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड को हम कुछ एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। तो वी शैल एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 2x plus 3y is equal to 11 and x minus 2y is equal to minus 12। यह हमारा पेयर है। अब इस मेथड को समझाने से पहले मैं आपको जो जरूरी बातें हैं वह बता देता हूं। मैं बता दूं, जैसे ये मान लीजिए 3x plus 2y is equal to 4 है, ठीक है। यह आपकी क्या है? इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो फिर मैं यदि आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट कौन सा होता है? जो x वेरिएबल के आगे, ये जो x वेरिएबल है, इस वेरिएबल के आगे जो ये नंबर बैठा हुआ होता है, यह क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है? y का कोफिशिएंट कितना है? ये है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। क्या है ये? किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट है, ठीक है। आ गई आप लोगों को समझ में? क्यों? क्योंकि इस मेथड को समझने के लिए यह बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि कोफिशिएंट होते क्या है, ठीक है। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2। आगे आप लोगों के समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वह ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट कैसे बनाते हैं? सेम बनाते हैं। चाहे आप x के कोफिशिएंटों को इक्वल कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप y के कोफिशिएंटों को इक्वल कर लीजिए। इस इक्वल करने के लिए, कोफिशिएंटों को इक्वल करने के लिए आप किसी भी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन पूरी इक्वेशन को, किसी स्पेशल टर्म को नहीं, पूरी इक्वेशन को ही उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या फिर डिवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब किस वेरिएबल के कोफिशिएंटों को हम इक्वल करेंगे? जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इजी वे में इक्वल हो जाते हैं, आसानी से इक्वल बन जाते हैं, उसी वेरिएबल के कोफिशिएंट हम इक्वल बनाएंगे ताकि हमको टाइम अधिक नहीं लगे, ठीक है। अब उसके बाद का काम क्या है? तो सबसे पहले तो क्या हुआ? कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं? इक्वल, ठीक। सेकंड केस, इक्वल होने के बाद में फिर ये देखा जाता है, जैसे ये मान लीजिए हमने कोफिशिएंट इक्वल कर लिए। एक इक्वेशन थी 2x plus 3y is equal to 4 और एक इक्वेशन है हमारी 2x plus 6y is equal to -3, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस कब आई है? कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद आई है। ये मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हो, कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद में मान लीजिए कि ये सिचुएशन आई है, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे? किसका कोफिशिएंट इक्वल है? x के कोफिशिएंट इक्वल है। x के कोफिशिएंट इक्वल है तो फिर इस इन टर्मों के साइनों को देखा जाएगा फिर कि यहाँ पर जो x की टर्म है वह किस साइन की है। मान लीजिए यहाँ पर किसकी है? अभी ये फिलहाल प्लस की है। यहाँ पर ये x की टर्म किसकी है? प्लस की है। जब दोनों टर्मों का, दोनों इक्वेशंस में x के वेरिएबल, सॉरी, x की टर्मों का साइन कैसा हो? सेम हो। या फिर यूं कह दे कि जिन टर्मों के, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, ठीक है ना, उन टर्मों का साइन यदि सेम है, दोनों का साइन कैसा है? सेम सेम।
ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, तो फिर किसी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर दिया जाता है, सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। या तो ये दोनों प्लस हो या फिर दोनों कैसे हो, माइनस हो। ठीक है ना, दोनों के साइन यदि सेम है तो दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे में से क्या कर दिया जाता है, सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यदि डिफरेंट साइन है, मान लीजिए ये प्लस का है, ये टर्म प्लस की है और ये किसकी है, माइनस की, तो फिर इन इक्वेशनों को ऐड कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस की हो और ये किसकी हो, प्लस की। यदि ऐसी टर्मों का जिनके कोफिशिएंट इक्वल है उनका साइन सेम है तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यदि अलग अलग साइन है तो फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसके बाद की प्रोसेसिंग केवल सॉल्व करने की रहती है, तो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको इस एग्जांपल्स के माध्यम से बताता हूं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो कांस्टेंट है ना उसको कहां भेज देंगे, हम आरएचएस में भेज देंगे। यदि नहीं है तो उसका क्या क्या कर देंगे, हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे। आप देख रहे हो कि इन दोनों इक्वेशनों में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है। जैसे 11 है, 11 के साथ में ना कोई वेरिएबल नहीं है, ना तो x है और ना ही कौन है, y है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है सबसे पहले उसको कहां भेज देंगे, हम आरएचएस में भेज देंगे। तो उससे हमारी कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब दोनों इक्वेशनों को लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11। इस इक्वेशन का नाम क्या है, फर्स्ट। ठीक है, एंड x - 2y = -12। यह है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये देखिए आप कि किसके कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं, दोनों x के कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं या फिर दोनों y के, इजी वे में। कौन से वे में, इजी वे में, सही सीधे तरीके से। ठीक है, अब दूसरी भाषा में यदि मैं कहूं तो आप यूं भी समझ सकते हो कि या तो आप a1 और a2 की वैल्यू को बराबर कर दीजिए और या फिर b1 और b2 की वैल्यू को बराबर कर दीजिए। जिनकी वैल्यू आसानी से बराबर हो सकती है उनकी वैल्यू आसानी से बराबर कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है, 2, a2 की वैल्यू कितनी है, 1, कोई नहीं है तो कितना है यहाँ पर, 1। ठीक है ना, आप मैं जैसे अभी फिलहाल x की वैल्यू को a1 और a2 की वैल्यू को इक्वल करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ 2 है तो क्या मैं इस 1 को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यह 1 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में। और जैसे ही यह 2 में चेंज होगा a1 और a2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से। तो मल्टीप्लाई y2। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं देखिए क्या आता है, 2x माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है, इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा। चलिए ऐसा करिए, एक बार मैं लिख देता हूं कंप्लीटली क्योंकि आपका फर्स्ट चांस है ये। तो 1x इंटू 2 माइनस 2y इंटू 2 इक्वल टू -12 इंटू 2। तो क्या आता है, 2x 2 इंटू 2 माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। यह हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब मैंने कहा था कि जिसके आपने कोफिशिएंट जैसे a1 और a2 की वैल्यू इक्वल की है, a1 और a2 की वैल्यू इक्वल की है, तो उन दोनों के साइन देखिए। अब आप क्या देखिए, साइन देखिए। यदि दोनों के साइन प्लस के हैं, ठीक है ना, कौन के साइन देखने हैं, जिनकी वैल्यू इक्वल की है। किनकी वैल्यू इक्वल की है, a1 और a2 की। तो केवल a1 और a2 के साइन ही हमको देखने हैं, a1 और a2 ये रहे। ठीक है, अब इन दोनों के साइन आप देख रहे हो प्लस के हैं, दोनों किसके हैं, ये प्लस के हैं। तो जब सेम साइन होता है, चाहे वो दोनों प्लस के हो चाहे दोनों किसके हो, माइनस के,
तो फिर हम किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, यदि इनके साइन डिफरेंट होते तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात ये आती है कि किस इक्वेशन में से किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। तो आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यदि साइन परेशानी पैदा ना करे, इसके लिए आप ये देखिए कि किस इक्वेशन में वैल्यूज कैसी है, बड़ी है। ठीक है ना, तो जिस इक्वेशन में वैल्यूज बड़ी है उस इक्वेशन में से आप छोटी वैल्यू वाली इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बाकी फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है, आप किसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल में तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इस फर्स्ट इक्वेशन को किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, थर्ड में से। ठीक है, तो करते हैं। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो थर्ड को कहां लिखूंगा, ऊपर। भाई जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको कहां लिखते हैं, ऊपर। तो किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से, तो थर्ड को मैं ऊपर लिखूंगा। तो चलिए लिखते हैं अपन, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 लिख दिया। इसके नीचे किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसको लिखूंगा मैं। ठीक, प्लस 3y। एक बात ध्यान रहे, x के नीचे आना चाहिए, y के नीचे आना चाहिए, और कांस्टेंट के नीचे आना चाहिए। इक्वल टू कितना है, 11। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब एक विशेष बात, जब भी आप इक्वेशन में से किसी दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नीचे वाली इक्वेशन की सारी टर्मों के साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मींस यह प्लस का है, यह किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है ना, इसका न्यू साइन अब किसका है, माइनस का। यह प्लस का है, यह किसका हो गया, माइनस का। यह प्लस का है, यह भी किसकी हो जाएगी टर्म, माइनस की। अब आप देखोगे कि जिनके कोएफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं वह टर्म एक दूसरे से रिजेक्ट हो जाती है, कट जाती है। क्यों, क्योंकि देखो प्लस के 2x में से माइनस का हो गया ना ये, तो माइनस का 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 आने वाली है। ठीक है ना, अब यहाँ ये भी माइनस की टर्म है और ये भी किसकी हो गई, अब माइनस की हो गई। दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, क्या हो रहे, ऐड हो जाएंगे। कि माइनस के 4y और माइनस के 3y, तो कितने हो गए, माइनस के 7y। ठीक है, इक्वल टू यहां देखिए माइनस के 24 तो ये रहे, और माइनस के 11 ये रहे। माइनस के कितने हो जाएंगे टोटल, ये 1 4 1 5, ठीक, 2 1 3। ठीक, आ गया आपके समझ में। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को इधर ही रख लेंगे हम लोग। ठीक, और -7 को रिमूव करेंगे, तो -7 को रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा, ये -7 इस y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब भी कभी मल्टीप्लाई वाले नंबर को रिमूव किया जाता है तो वह पूरे RHS में किस में चले जाता है, डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाला किस में जाता है, डिवाइड में। तो -35 अपॉन माइनस का 7। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की।
यदि आप 1 में पुट करना नहीं चाहते, आपको लगता है कि मुझे 2 में पुट करके सॉल्व करना है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तब भी x की वैल्यू वही आएगी। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप y = 5 इसमें पुट करोगे, तब भी x की वैल्यू आपकी वही आएगी। क्लियर है? तो चलिए मैं फिलहाल कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या लिखता हूं मैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए 2x, ठीक है, ये राइट कर दिया अपन ने, 2x प्लस 3 इंटू वाई, प्लस 3 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमको, 5 इज इक्वल टू कितना है अपना 11। सॉल्व करते हैं तो 2x 3 इंटू 5 कितना हो गया अपना 15 इज इक्वल टू 11 2x, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो x की टर्म को हम इधर ही रखेंगे, बाकी का क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन। कौन है बाकी 15 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 11 में से 15 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो बड़ा किसका है फिर माइनस का, तो बचेगा किसका माइनस का बचेगा। कितना बड़ा है 11 से 15 कितना बड़ा है, 15 कितना बड़ा है 11 से 4, तो कितना बचेगा 4। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को रिमूव करेंगे, 2 को रिमूव करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ये 2 का डिवाइड इसमें करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का साइन है ही माइनस का 2, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशन आ गए, तो क्या आ जाएगा सो सॉल्यूशन इज या फिर सॉल्यूशन ऑफ the pair is x is equal to -2, y is equal to 5। यह इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इस एग्जांपल्स का या फिर इस मेथड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपके मेमोरी में ये हमेशा बना रहे। चलिए स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एग्जांपल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो पेयर है वह क्या है 9x - 4y इज इक्वल टू 2000, 7x - 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने नंबरिंग दे दी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए मैंने जो कहा था सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को कहां भेजना है आरएचएस में, भेज दिया हमने ऑलरेडी है। ये देखिए कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी कहां पर है आरएचएस में है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू इजी वे में इक्वल कर सकते हैं या फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू इजी वे में इक्वल कर सकते हैं। तो आप देखिए मुझे किस तरीके से इक्वल करते हैं वो ये देखिए आप। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है ना, a2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक। अब यदि मान लीजिए मुझे a1 और a2 की वैल्यू इक्वल करनी है, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग इसको केयरफुली, a1 और a2 की वैल्यू हमको इक्वल करनी है, तो फिर क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का क्या लूंगा मैं एलसीएम, किसका a1 की वैल्यू का और a2 की वैल्यू का। तो 9 और 7 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 63, कितना आता है 63, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, यदि हमको a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर करनी है तो इस a1 को भी 63 बनाना है और इस a2 को भी क्या बनाना है 63। अब इस a1 को 63 बनाने के लिए, 9 को 63 बनाने के लिए
मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये 8 टू 63 में बदल जाए, इसको किससे करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, 9 से, क्योंकि 9 7 जा कितना होता है 63। क्लियर है आप लोगों के। यदि मुझे a1 और a2 की वैल्यू इक्वल करनी है तो a1 और a2 का एलसीएम लूंगा, और उस एलसीएम के बराबर ही मैं किन की वैल्यू बनाऊंगा, a1 की और a2 की। अब इसके लिए मुझे जिससे मल्टीप्लाई करना पड़े उससे मैं उस पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि मुझे a1 और a2 की वैल्यू बराबर करनी है तो इसको तो किससे करना पड़ेगा मुझे, 7 से, और उसको किससे करना पड़ेगा, 9 से। लेकिन यदि मान लीजिए मुझे b1 और b2 की वैल्यू इक्वल करनी है, किसकी वैल्यू इक्वल करनी है, b1 और b2 की वैल्यू इक्वल करनी है, तो b1 की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है ना। अभी आप फिलहाल कोफिशिएंट साइन को भूल जाइए, ठीक है ना, किसको भूल जाइए, साइन को भूल जाइए। b2 की वैल्यू कितनी है, क्यों, क्योंकि हमको तो केवल नंबरिंग इक्वल करनी है, साइन से यहाँ पर मतलब नहीं है। आगे समझो आप लोगों के, यहाँ केवल हमको नंबरिंग इक्वल करनी है, केवल कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो साइन को अभी अपन काम में नहीं लेंगे, साइन ऑटोमेटिकली बाद में काम में आ जाएंगे। b2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब मुझे ये बताइए इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे n का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 4 और 3 का कितना आता है, 12, कितना आता है, 12। इट मींस ये हुआ कि मुझे इस 4 को भी, b1 को भी 12 बनाना पड़ेगा, b1 को कितना बनाना पड़ेगा, 12, और b2 को भी कितना बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके सेम होंगे दोनों। तो 12 बनाने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो इस इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 से, और इस 3 को 12 में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 से, तभी तो 3 4 जा 12 होगा, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 से, ठीक है। यदि आपका काम किसी एक इक्वेशन से एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से चल जाता है तो उस एक इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन यहाँ हमारा जो वैल्यू है a1/a2 की या फिर b1/b2 की, वह किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से नहीं बन रही है, वह स्थिति हमारे एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से नहीं बन रही है, तो फिर हमको इन दोनों इक्वेशनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप देखिए आप लोग क्या करता हूँ, मैं b1 और b2 की वैल्यू इक्वल करता हूँ, क्यों, क्योंकि b1 और b2 की वैल्यू इक्वल करने से मुझे डेटा थोड़ा छोटा आएगा, स्मॉल नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो x की वैल्यू भी इक्वल कर सकते हो, मैं y की वैल्यूज इक्वल कर रहा हूँ, तो इसको तो क्योंकि मुझे दोनों के एलसीएम के बराबर बनाना ना, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12, ठीक है ना। तो 12 बनाना है इसको, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 3 से, ठीक, तो मल्टीप्लाई y 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 9 से कितना हो गया, 27x माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12y इजिकल टू 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 6। चलिए ऐसा कीजिए, एक बार और लिख लेते हैं, 9x इंटू 3 माइनस 4y इंटू 3 इजिकल टू 2000 इंटू 3, ताकि आपके माइंड में एक बार क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ गया, 27x माइनस 12y इजिकल टू 6000, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय, इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x इंटू 4 माइनस 3y इंटू 4 इजिकल टू 2000 इंटू 4, तो क्या आता है देखिए, 28x माइनस 12y इजिकल टू 8000, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। जब इक्वेशनों में कोफिशिएंटों की वैल्यू इक्वल हो जाए, किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंटों की वैल्यू कैसी हो जाए, इक्वल, कौन से कोफिशिएंट की वैल्यू सेम हुई है, y वेरिएबल की, y वेरिएबल का इसमें भी 12 है और इसमें भी
12 है, साइन से हमको मतलब नहीं है अभी फिलहाल। अब क्या करते हैं, ये देखते हैं कि b1 और b2 की वैल्यू इक्वल की है ना, तो दोनों के साइन देखते हैं। यहाँ b1 माइनस का है और यहाँ b2 किसका है, माइनस का। दोनों के साइन कैसे है, सेम सेम, ठीक है। दोनों के साइन कैसे है, सेम सेम है। तो फिर इन दोनों इक्वेशनों को जब सेम सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं इक्वेशन फर्स्ट को सॉरी थर्ड को किस में से करूंगा, फोर्थ में से, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो चलो फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फोर्थ को ऊपर लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि यदि मान लीजिए 10 में से 5 माइनस करना है तो 10 को ऊपर लिखते हैं, 5 को कहां लिखते हैं, नीचे। तो 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो फोर्थ को लिखूंगा मैं 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, और इधर हो गया 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे वाली इक्वेशनों के साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली इक्वेशन के साइन कब चेंज होते हैं, जब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इस टर्म का साइन प्लस का है, ये किसकी बन गई है, माइनस की। ये माइनस की है, ये किसकी बन जाएगी, प्लस की। ये प्लस की है, ये किसकी बन जाएगी, माइनस की। तो आप यहाँ देखोगे 28x में से 27 माइनस के हो गए ना, अभी 28 में से माइनस हो जाएंगे कितने, 27। तो कितना बचा, केवल 1x ही बचा ना, ठीक है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ देखिए ये माइनस के 12y है और ये किसके बन गए, प्लस के। ये दोनों तो कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्लस के 12y है, ये माइनस के 12y है। प्लस के 12y में से माइनस के 12y क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, या फिर यूं कहो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इज इक्वल टू यहाँ 8000 है, इसमें से 6000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का हो गया ना अभी ये नंबर, तो कितने बचेंगे अपने, 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट यहाँ पर कितनी आ गई, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2000, ठीक है ना। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे अपन, इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, 9 पुट this value of x in equation first, ठीक है। तो 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2000। फिर उसके बाद में माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू को हम इधर ही रख लेंगे विद साइन, ये माइनस का 4y, ठीक। और इस बचे बचे का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये 18000 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर किसका है, ये प्लस का, ठीक है। माइनस के 4y इज इक्वल टू 2000 में से 18000 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, किसका साइन बढ़ा है, माइनस का। कितना बढ़ा है ये 18000, इससे 16000, तो कितना बचेगा, माइनस का 16000। y की वैल्यू निकालने के लिए -4 को रिमूव करेंगे, -4 मल्टीप्लाई में, तो ये किसमें चले जाएगा, डिवाइड में। तो चलिए डिवाइड में भेज देते हैं, -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 16000 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4000, क्योंकि ये 4 से 1 टाइम्स कटेगा और ये 4 से कितने बार कट जाएगा, 4000 टाइम्स, ठीक है। 4 का डिवाइड 4 से एक सिंगल टाइम कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 4000 टाइम्स। तो कितना आ गया, 4000, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो लिख देंगे सो solution is solution of the
here is x is equal to 2000 comma y is equal to 4000। तो स्टूडेंट्स यही हमारा सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को यह एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा।